हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ कुमार शर्मा, जो कि बहराइच जिले में नीट की तैयारी के लिए अपना एक संस्थान चलाता हूं, जिसका नाम है कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ये बहराइच जिले में लोकेटेड है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैं खुद बहुत सारे स्कूलों में एज ए मोटिवेटर जाता हूं और बच्चों की काउंसलिंग करता हूं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के मन में, जो भी बच्चा 12th पास आउट है या 10th पास आउट है और वो अपने करियर की दिशा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके मन में हमेशा ये डाउट आता है कि मैं नीट की तैयारी कब स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, किस कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करूं, कहाँ से पढ़ाई करूं, ऑनलाइन पढ़ाई करूं कि ऑफलाइन पढ़ाई करूं। अच्छा, ऐसा ही विचार पेरेंट्स के मन में भी आता है। पेरेंट्स भी आजकल अपने बच्चे को लेके बहुत चिंतित हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाई कराएं, उसको स्कूलिंग कहाँ से कराएं, उसकी कोचिंग कहाँ से कराएं, उसको ऑनलाइन बैच दिला दें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कराएं। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कराएं तो कहाँ पर कराएं, ठीक है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कराएं। बहुत सारे मन में प्रॉब्लम रहती है। हिंदी मीडियम में तैयारी कराएं कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी कराएं। इस तरह के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं और हम इन विचारों को लेके परेशान रहते हैं। और एक बार जब बच्चा कोचिंग ज्वाइन भी कर लेता है तो 2 से 3 महीने बच्चे के लिए इतने संघर्षशील रहते हैं और बच्चा इतना परेशान रहता है कि वो कोचिंग के माहौल में अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाता है। उसके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं और वो उन को लेकर परेशान रहता है। कुछ एक बच्चे तो अडॉप्ट कर ले जाते हैं समय के साथ साथ, बट कुछ एक बच्चे और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लगभग हर दूसरे दिन मेरे पास ऐसी कोई ना कोई इंक्वायरी रहती है, बच्चे की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो विगत 15 सालों से मैं कोचिंग व्यवसाय में ही हूँ और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम को सुना है, देखा है, जाना है, और मैंने सोचा कि क्यों ना उसका एक ऑनलाइन वीडियो बनाकर बच्चों के डाउट्स और पेरेंट्स के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश किया जाए। तो अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड की तैयारी कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप अंत तक देखिए। मैं आपको कुछ छोटी छोटी और बहुत प्रैक्टिकल बातें बताकर इस समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। खास करके लिए ये जो वीडियो है बहराइच और आसपास के जनपद के लिए है, जो अपने बच्चे को तैयारी कराना चाह रहे हैं, या यूपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं और फिर हिंदी मीडियम से बोर्ड का एग्जाम देते हैं और उसके बाद वो नीट की प्रिपरेशन करने को आते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारी इच्छाएं। तो उसके लिए मैं वन बाय वन अपना आपको सोल्यूशन बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको लोग को समझाने की। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात करता हूँ कि हिंदी मीडियम की तैयारी में नीट की तैयारी करनी है कि इंग्लिश मीडियम में नीट की तैयारी करनी है। तो आजकल प्रचार ऐसा है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बात कहते हैं कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हमने अलग से बैच बनाया हुआ है, आप अलग से उसकी तैयारी करिए। ठीक है, अच्छी बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बच्चों की डिमांड ऐसी है। बिजनेस का तो रूल है कि जैसा डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बताऊं तो आप किसी भी तरीके से बच्चे को पूर्णतया हिंदी माध्यम में नीट की तैयारी नहीं करा सकते हैं। सबसे प्रथम तो ये बात आप जान लीजिए कि बच्चे को अगर पूर्णतया 100% हिंदी मीडियम में तैयारी करानी है तो वो आपके लिए करना बहुत कठिन हो जाएगा और बच्चे के लिए भी करना बहुत कठिन हो जाएगा। और बच्चा मान लीजिए कर भी लेता है और जब वो प्रवेश पाएगा एमबीबीएस की परीक्षा में तो उसको 6 महीने लगेंगे सेटल होते हुए। तो जब बच्चा, मान लीजिए यूपी बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसको इंग्लिश मीडियम में आना है और साइंस से अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है और सबसे छोटी डिग्री भी कर रहा है तो वो बीएससी की डिग्री होती है आफ्टर 12th क्लास। आफ्टर 12 अगर हम देखें तो सबसे छोटी डिग्री, या छोटी डिग्री नहीं बोलना चाहिए, मान लीजिए कि बीएससी कर रहा है बच्चा, ठीक है, बीएससी भी इंग्लिश मीडियम में बच्चा करेगा।
बीएससी भी बच्चा किसमें करेगा, इंग्लिश मीडियम में करेगा, जो एक साइंस की डिग्री है। मैं अपना शब्दों को वापस लेता हूँ, कोई भी डिग्री छोटी नहीं है। जो बीएससी की डिग्री है उसको भी आदमी साइंस में कर रहा है। हाँ, बीए का एग्जामिनेशन आप हिंदी में दे सकते हैं। तो अगर आपने मन बनाया कि आपको साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है और बीएससी करना है, तो भी आप इंग्लिश मीडियम में करेंगे। एमबीबीएस भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही करना है। जो आपकी हिंदी मीडियम की पढ़ाई थी वो केवल 12th तक थी, तो हिंदी मीडियम की पढ़ाई थी वो केवल 12th तक थी। तो अब आपको कन्वर्ट करना ही करना है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे कन्वर्ट करना ही करना है बच्चे को। हर हिंदी मीडियम के बच्चे को, जो यूपी बोर्ड का है या किसी अन्य बोर्ड का है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको आफ्टर 12th अगर वो साइंस विषय की स्टडी करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, तो ये बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है कि उसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छा समय होता है जब वो कोचिंग को ज्वाइन करता है। तो शुरुआत में जब कोचिंग ज्वाइन करता है, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए तो 2 से 3 महीना उसको समय दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं कि बच्चों को कोचिंग ज्वाइन कराते हैं, बच्चे को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, जो कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएगी। किसी भी कोचिंग को बच्चा ज्वाइन करेगा तो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्जन में उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, परेशान होने लगते हैं, बच्चा भी परेशान होने लगता है और वो कहीं ना कहीं भटक जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, हम इस कोचिंग को नहीं किसी दूसरी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। वहां पे बच्चा जाता है और वहां पे भी उसको सेम प्रॉब्लम आती है। फिर बच्चा कहता है नहीं हम इस कोचिंग को नहीं, हम किसी और कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, तो वहां जाता है, वहां पे भी उसको सेम प्रॉब्लम आती है। फिर बच्चा कहता है पापा मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, इस जिले में नहीं पढ़ना, मुझे किसी और जिले में जाना है, किसी बड़े शहर में। जब बच्चा बड़े शहर में जाता है तो वहां भी उसको यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहां पर तो आप एज ए पेरेंट्स पूरी फीस जमा कर चुके होते हैं, बच्चा भी जानता है कि मेरे पिताजी ने 1,00,000-1,50,000 रुपए फीस जमा कर दी है और मुझे इतनी दूर लाके सेटल कर दिया है, अब मैं वापस घर नहीं जा सकता। और बच्चा इसी कश्मकश में अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, समझ में आए या ना आए वो अपनी पढ़ाई करता है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी संस्थान पे जाइए, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए। जो नए बच्चे हैं, आजकल डेमो क्लासेस का बड़ा चलन चला है कि बच्चा जाएगा डेमो लेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रचार करते हैं कि 10 दिन का डेमो फ्री, 5 दिन का डेमो फ्री, 15 दिन का डेमो फ्री। डेमो शब्द का क्या मतलब है? आप किसी शिक्षक का आकलन तो नहीं कर सकते। जो 12-12 पास बच्चा है वो किसी भी शिक्षक का आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शिक्षक काबिल है तभी वो पढ़ा रहा है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ा रहा है। विगत वर्षों में आप देखिए कि किसी भी संस्थान से कितने बच्चे पढ़ के निकले हैं, कितने बच्चे सफल रहे हैं, क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा है इंस्टीट्यूट का। इन सब बातों को देखिए, ये देखिए क्या कि रेगुलर क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। जब आप नए नए किसी संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो आपको दिक्कतें आती ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी संस्थान को ज्वाइन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और उन दिक्कतों पर विजय जब आप प्राप्त कर लेते हैं तभी आपको समझ में आना शुरू होता है। बट आजकल के समय में, मोबाइल क्रांति वाले दौर में, हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि बच्चा एक कोचिंग को ज्वाइन करता है, पलट के फिर 2 दिन पढ़ता है, दूसरी कोचिंग चला जाता है, फिर दूसरी कोचिंग ज्वाइन करता है, तीसरी कोचिंग चला जाता है। हमारे यहाँ ही, वैसे तो मैं डेमो अलाउ ही नहीं करता हूँ अपने यहाँ पे, जिस बच्चे को पढ़ना है आप आइए, आपका मन है आप दुनिया भर में डेमो ले आइए, समझ है तो आप आइए, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए। लेकिन फिर भी जो मान लीजिए अगर मेरे कोई संपर्क में है, मेरा कोई पर्सनल रिलेशन के हैं, तो उन लोगों को मुझे मजबूरीवश, या मान लीजिए कोई बच्चा है डिजर्विंग है तो उसको मैं कह देता हूँ अच्छा बच्चा चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं। अब बच्चा पढ़ रहा है और 2 दिन में पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को 2 दिन के अंदर ही कोई ऐसी जन्म भुत्ती पिला दी जाए कि उसको सारी चीज समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, ऐसा किसी भी टीचर के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई उसके पास गुत्ती नहीं है कि आपको पिला देगा और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी।
आपको समय देना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, लेकिन वहां पर समय दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी कोचिंग में ज्वाइन करिए, आप बिल्कुल मत ज्वाइन करिए, लेकिन आप जिस संस्था को ज्वाइन करिए उस संस्था में मन लगा के, समय लगा के समय दीजिए। 2 से 3 महीना आपको समय देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होंगी। आप सोचिए कि 2, 4, 10 दिन में आप कोई सब्जेक्ट सीख जाएंगे, किसी टीचर की बातें सीख जाएंगे, वो सीखना इतना आसान नहीं है। आजकल के दौर पे हम तुरंत उंगली उठा देते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि आपने पिछले विगत वर्षों में क्या किया है, आपका फाउंडेशन कितना वीक है। टीचर से जाइए, उस फाउंडेशन के बारे में बात कीजिए, समझिए। जैसे हमारे यहाँ कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो हम बच्चे की सर्वप्रथम काउंसलिंग करते हैं। हम देखते हैं उस बच्चे का लेवल क्या है, वो बच्चा क्या चीजें जान रहा है, क्या चीज नहीं जान रहा है, उसका लेवल क्या है। अब वो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ के आया है तो पता नहीं उसने 6, 7, 8, 9, 10 में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। हम उसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं, उस बेसिक के हिसाब से हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं स्वयं फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिजिक्स पढ़ाने में सबसे पहला रोल होता है बेसिक मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स अगर बच्चे की नहीं क्लियर है तो उसको फिजिक्स कभी नहीं समझना। तो सर्वप्रथम हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें टेग्नोमेट्री हो गया, फंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, नॉर्मल अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्लास 6 की जो मैथमेटिक्स है उससे भी मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ, किताबों को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 6, 7, 8 अगर इनका कॉन्सेप्ट आपका नहीं पता है, आपको बेसिक अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन नहीं पता है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पता है, आपको लॉग के फॉर्मूले नहीं पता है, तो आगे चल के आपको नीट एग्जामिनेशन में जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बेसिक टेक्नोमेट्री नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ साइन 120 की वैल्यू निकालिए, आपको नहीं पता कि हमको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ASTC पढ़ाया जाता है। तो 1 से 1.5 महीना बच्चे को प्रिपेयर कराया जाता है कि बच्चे का बेसिक जो है वो मजबूत हो पाए, तब बच्चा जाके धीरे धीरे समझता है। बट बच्चों के अंदर ये होता है कि मैं कोचिंग को ज्वाइन करूं और तुरंत ही मुझे सब कुछ समझ में आने लगे। तो ऐसा बच्चों कभी नहीं होने वाला, और ऐसा पेरेंट्स कभी भी नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे विगत वर्षों में ज्वाइन करते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं क्लास में। तो ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, डियर पेरेंट्स, अगर आप किसी संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए तो केवल एडमिशन करा के शांत मत हो जाइए। आप उस बच्चे को ट्रैक करिए कि आपका बच्चा इंस्टीट्यूट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और रेगुलर जाए। अगर एक भी दिन बच्चे ने गैप करेगा तो उसका 3 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये देखिए नीट की तैयारी है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाना होता है। एक दिन की पढ़ाई अगर मैंने पढ़ा दी और बच्चा नहीं आया तो उसका 3 दिन का गैप हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का विचार ये है कि बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करा दिया, अब कोचिंग वाले की जिम्मेदारी है, वो देखे बच्चे की तैयारी। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, आपने मेरे भरोसे पर अपने बच्चे को एडमिशन कराया है, मेरी अपनी जिम्मेदारियां है, लेकिन मैं उसको घर से लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ पाऊंगा। या आप जबरदस्ती उसको हॉलीडे में लेके जाएंगे कि बच्चे हम तो चल रहे हैं मसूरी घूमने के लिए, तुम भी चलो हमारे साथ। उसको आप घुमा फिरा रहे हैं, लखनऊ घुमा रहे हैं, कानपुर घुमा रहे हैं, वाटर पार्क घुमा रहे हैं, मसूरी घुमा रहे हैं, ठीक है, आप घूमिए, आपका समय है। लेकिन जब आपने बच्चे को नीट की तैयारी करा रहे हैं तो उसको 1 साल पूरा दीजिए और उसका एक भी गैप नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरीके से बच्चे को तैयारी कराते हैं, डेडिकेटेड रह के तैयारी कराते हैं, तब बच्चे का कुछ रिस्पॉन्स आने की संभावना बढ़ती है। और पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। अभी 3 या 4 दिन पहले मेरे पास एक पेरेंट्स का फोन आया, उनको अपने बच्चे को BSc नर्सिंग की तैयारी करानी थी। थोड़ा मैं BSc नर्सिंग के बारे में बता दूं। BSc नर्सिंग का एक अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका फॉर्म अभी निकला हुआ है, और जून के फर्स्ट संडे को इसका पेपर होता है। अब ये अप्रैल चल रहा है, जो मिड अप्रैल हो गया, आज 14 हो गई, अब मई और जून, तो मान लीजिए 1.5 महीने हमारे पास बचे। तो वो कह रहे थे कि 1.5 महीने में तैयारी करा दीजिए। तो देखिए 1.5 महीने में कोई तैयारी नहीं होती है।
आप सोचिए कि बीएससी नर्सिंग की 1.5 महीने में पूरी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको जो नीट का सिलेबस है लगभग लगभग वही बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है, जिसमें पूरा 11th और पूरा 12th पढ़ाना होता है। और कौन सा सवाल बहुत इजी आते हैं, बट कौन सा सवाल आएगा ये हमको पता नहीं है। और अगर हमको पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो सिलेबस तो मुझे पूरा पढ़ाना है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को नीट या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कराने चाहते हैं तो उसको 1 साल का पूरा समय दीजिए। अप्रैल में बैच स्टार्ट होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि फरवरी लास्ट तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। और जब सिलेबस खत्म हो जाता है तो उसके बाद फुल लेंथ पेपर हम लोग स्टार्ट कराते हैं, उससे पहले ही स्टार्ट करा देते हैं। और हर तीसरे दिन बच्चों का टेस्ट सीरीज होता है और बच्चे अपना डाउट टीचर से पूछ सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो लगभग लगभग 10 से 12 महीने चलता है। इसमें आप सोचिएगा कि 3 महीने 4 महीने में बच्चा रिजल्ट दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। और एक मिथ है पेरेंट्स के मन में भी, बच्चों के मन में भी। बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनको सच्चाई समझ में आती है, उसकी गहराई में घुसते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है। तो आप अपनी कोचिंग का चुनाव करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान दें कि जिस भी इंस्टीट्यूट का आप चुनाव कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट ने अपना नीट का सिलेबस समय से खत्म किया कि नहीं किया। क्योंकि इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बच्चे का सिलेक्शन नहीं कराता, बच्चे का सिलेक्शन बच्चे की मेहनत से ही होता है। एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस बहुत सही समय पे खत्म करें, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाएं, सवाल क्वेश्चन कराएं, टेस्ट लेते रहें, बच्चे की स्पीड बढ़ाएं। लेकिन अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन में बैठना है वो बच्चे को ही बैठना। और अगर बच्चा अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करेगा, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं करेगा, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग नहीं सिखा सकता है। ये चीज बच्चे को स्वयं करनी है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ इतना है कि वो सही समय पर सिलेबस को खत्म करे, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाए। और वही हम करते हैं। विगत 3 वर्षों में बहराइच जिले में जो सही समय पर सिलेबस को खत्म करना, पूरा सिलेबस पढ़ाना और अच्छे से पढ़ाना, टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराना, हम लगातार करते आए हैं और लगातार बच्चे हमारे यहाँ से रिजल्ट देते आए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये रिजल्ट है आपके यहाँ, ऐसा रिजल्ट है। तो देखिए लास्ट ईयर हमारा 625 का मैक्सिमम स्कोर गया था, मनोज शर्मा बच्चा है उसका आया था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 560, किसी का 562। एक लड़की थी उसका 568 था, उसको BUMS मिला है सरकारी कॉलेज। और एक बच्ची थी उसका भी 500 समथिंग था, उसको BMS मिला है प्रयागराज में, उसने ज्वाइन किया है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चा जो है जिसको मैं 0 से उठा के 550 570 तक लेके आया, 625 तक लेके आया, अब इस बच्चे को अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उसको अपने आप और मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैंने पढ़ाना था उसको मैंने पढ़ा दिया, उसको समझा दिया। अब उसको अगर और नंबर चाहिए, मान लीजिए 670 नंबर चाहिए या एम्स दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो उसको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें इंस्टीट्यूट का रोल खत्म हो जाता है, बच्चे की अपनी मेहनत का रोल आता है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। इंस्टीट्यूट का रोल होता है कि उसका सही समय पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाए और सही समय पे उसका एवोल्यूशन उसको दिया जाए। ये सारी बातें हो गई बच्चों और डियर पेरेंट्स, ठीक है। तो और भी हमारे मन में ये बात है कि नीट की तैयारी कराएं तो कैसे कराएं। तो हिंदी मीडियम की बात मैंने पढ़ा दी, आपको समझा दिया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात बता दी। दूसरा टाइम देने की बात करा दी कि किसी भी संस्था को ज्वाइन कराइए तो उसको समय दीजिए। कोई भी संस्था 2-4 दिनों में आपको समझा नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं समझा सकती है। जहां भी पढ़ें टिक के पढ़ें। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कहीं भी अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पे टिक के पढ़ रहे हैं, टीचर अगर थोड़ा सा कमजोर भी होगा तो भी आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी टीचर कमजोर नहीं है। बात है चीजों को खत्म करने की, सिलेबस को कंप्लीट करने की। अगर आप भटकते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे,
तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना। अब एक और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो आती है ऑनलाइन या ऑफलाइन। जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और बच्चे से कहते हैं बेटा 2-4 हजार में ऑनलाइन का बैच आता है, एक लैपटॉप तुम्हें दिला देता हूँ, ऑनलाइन बैच आ जाता है, ऑनलाइन बैच ले लो और आराम से पढ़ो। कहाँ धूप में तुम कोचिंग जाओगे, परेशान होगे, इधर उधर जाओगे, खाना पीना रहना सब तरह की दिक्कतें आएंगी। तो क्या करोगे, इधर उधर जाके ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया है और सस्ता भी पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। इसीलिए ऑनलाइन बैचेस जो हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से इसका मार्केटिंग हो रही है और हर लोग, मेरे ख्याल से अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 बच्चे में से 80 बच्चे ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए हैं। बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं ऑनलाइन का विरोधी नहीं हूं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो आपको या एज ए पेरेंट्स आपको समझ में रखना चाहिए। आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन करा दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई। आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कराया तो आप ये बात को सोचिए कि जो बच्चा 16-17 साल का है, 15 साल का है, आप ये सोचिए कि जब आप 15 साल के स्वयं थे तो आपके मन में किस तरह के विचार आते थे, किस तरह का हार्मोनल चेंजेस होते थे और बच्चा किन किन विषयों की जानकारी जानना चाहता। आपने तो उसको एटम बम हाथ में दे दिया, अब वो क्या यूज करेगा उसका आपको नहीं पता है। आप बैच ज्वाइन कराइए, आपका बच्चा अगर सिंसियर है आप बैच ज्वाइन कराइए। ज्वाइन कराने के बाद उस मोबाइल का किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से, 1 महीना बच्चा जब पढ़ ले तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से उसका रिव्यू कराइए कि कितना देर बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा था और कितना देर बच्चा हमारा पबजी या सब्जी कर खेल रहा था। आप इस बात को जरूर रिव्यू कराइए। 1 महीने का आप ये मत सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। देखिए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना बहुत आसान है। हमने बैच ज्वाइन करा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। हम एज ए पेरेंट हमने ज्वाइन करा दिया, अब तुम नहीं पढ़ो तुम्हारी किस्मत है। लेकिन देखिए एज ए पेरेंट अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और आप जिम्मेदारी से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि जो बच्चा बहुत कोमल उम्र में है, बहुत छोटी उम्र में है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत है, तो हमारे ही बच्चे हैं तो हमें ही उन्हें गाइड करना है, हमें ही उनको समझाना है कि क्या बच्चे क्या सही है और क्या चीज गलत है। अगर आप उसको सलाह नहीं दोगे, आप ही का बच्चा है तो कौन सलाह देगा उसको। तो उसको जरूर रिव्यू करिए, उसको जरूर देखिए कि हाँ बच्चा एक्चुअली में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अच्छा बच्चा जब पढ़ भी रहा होता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को आती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप, अगर मैं आपको बताऊं कि आप खुद सोचिए कि आपको साइकिल चलाना सीखना है, मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना सीखना है और आपने साइकिल चलाने का वीडियो देख लिया यूट्यूब पर, तो क्या आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे? और सोचिए आपको 4 व्हीलर ड्राइव करना सीखना है, आप यूट्यूब पे टाइप करिए हाउ टू ड्राइव 4 व्हीलर, 50 वीडियो खुल के आ जाएंगे, आप उसको देखिए, 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, क्या आप 4 व्हीलर ड्राइव करना सीख जाएंगे? आंसर इज नो। आप कभी भी 4 व्हीलर ड्राइव करना यूट्यूब वीडियो से सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि आपको हमेशा एक कोच की आवश्यकता होती है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं ए, तो कॉपी में लिखता हूं तो बच्चे लिखे रहते हैं बी। क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या होता है कि चीजों को देख नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। मैं लिख रहा हूं कुछ और बच्चे लिख उसको एज्यूम करते हैं कुछ और। तो जब तक बच्चे को एक ऑफलाइन गाइडेंस नहीं मिलेगी, जब तक टीचर उसकी कॉपी में जाके देखेगा नहीं, उसको सलाह नहीं देगा, उसको समझाएगा नहीं, उसको कोच नहीं करेगा, उसकी मेंटरशिप नहीं करेगा, तब तक उसको चीजों को समझ में नहीं आएगी चीजें। तो ऑफलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चा भी सुबह उठता है, नहाता धोता है, यहाँ आता है, बैठता है, 40, 50, 60 बच्चों के साथ बैठता है, उसको एक पढ़ने की भावना विकसित होती है और जो डाउट टीचर भी नहीं सॉल्व कर पाता वो उसका दोस्त सॉल्व कर लेता है, क्योंकि दोस्त से वो और ज्यादा फ्रेंडली होता है। तो ऑफलाइन एजुकेशन कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन का अल्टरनेट नहीं बन सकता। हाँ ये एडिशनल बन सकता है, ये सहायक है। मैं ऑनलाइन एजुकेशन को गलत नहीं कह रहा हूँ, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन ये प्योर रिप्लेसमेंट नहीं है
ये एडिशनल सपोर्ट है। एडिशनली आप सपोर्ट अपने एजुकेशन में कर सकते हैं बच्चे को, लेकिन पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करेंगे। 2 साल ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के बाद मेरे पास बच्चे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं। आज ही मेरे पास एक इंक्वायरी है, 2023 बैच का बच्ची थी और मेरे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था। उस बच्ची ने ऑनलाइन पढ़ती थी, 2023 ऑनलाइन पढ़ा, 2024 ऑनलाइन पढ़ा। इस साल वो बच्ची ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर, तो 2 साल बच्चे के पूरे तरीके से खराब हो गए। हाँ, ऑनलाइन बैच अच्छा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़े, 1 साल ऑफलाइन पढ़े, 2 साल ऑफलाइन पढ़े, उसके बाद 570 नंबर, 575 नंबर लेके आए। उन बच्चों ने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया। वो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन बैच फ्रूटफुल है, क्योंकि उनको पता है क्या चीजें हैं, क्या वेक्टर एनालिसिस है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सारी चीजें मैंने उनको सिखा रखी है। अब उनको केवल स्पीड चाहिए, तो स्पीड वो मेंटेन कर लेंगे, चीजों को वो समझ लेंगे, वो उनके लिए जानकारी है। जैसे स्विमिंग आपको सीखना है, आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, लेकिन ऑलरेडी आपको स्विमिंग आती है, ऑलरेडी आपको कार चलाना आता है, लेकिन कार चलाने में हो सकता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो, वो चीजें आप जब सीखना चाहेंगे तो वो आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। ऑलरेडी जब चीजें आपको आती हैं, लेकिन जब पहली बार हम सीखेंगे तो हमको किसी कोच की आवश्यकता होगी ही होगी, और वो कोच ऑफलाइन के फॉर्म में होगा। देखिए, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जितनी भी ऑनलाइन ब्रांड हैं वो अपने ऑफलाइन कोचिंग क्यों लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाते। अगर ऑफलाइन एजुकेशन जरूरी नहीं होती तो जितने भी हमारे पास ब्रांड हैं, जितने भी आप यू नेम इट, आई कैन से दैट, कि जितने भी ऑनलाइन ब्रांचेस हैं, ऑनलाइन मीडियम पे लोग पढ़ा रहे हैं, उन सब के ऑफलाइन सेंटर हैं। क्यों हैं? क्योंकि ऑफलाइन सेंटर से ही बच्चे का सिलेक्शन प्रोड्यूस हो पाता है, तभी वो बच्चा अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो ये सारी बातें थी, कुछ एक डाउट्स थे, मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए तो उस कोचिंग को समय दीजिए, वहां पे ज्वाइन करिए, समय दीजिए, टिक के पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी भी जगह पढ़िए, लेकिन टिक के पढ़िए। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश में आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कन्वर्ट करने में आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा ही लगेगा, आप चाहे जहां ज्वाइन करेंगे। और आप आज नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपको कल करना पड़ेगा, 1 साल नहीं करेंगे तो अगले साल करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हो जाएगा कन्वर्ट, काम चल जाएगा, तो काम चलने वाला नहीं है, करना ही पड़ेगा। तीसरी बात, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अगर आप फ्रेशर हैं, 10th पास हैं या 12th पास आउट हैं, तो आपको ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन बैच में आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। और अगर आपकी अपनी भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप करिएगा, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी। या आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं, उसके बारे में चिंतित हैं और आपको एक कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग भी करता हूं। आप कभी भी हमारे कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फोन करके एक अपना अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स कर लीजिएगा, मैं आपकी फ्री कैरियर काउंसलिंग कर दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, मैं बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा हमारे यहाँ से सीखे। जरूरी नहीं कि बच्चा मेरे यहाँ ही पढ़े, बच्चा कहीं भी पढ़े। आप बहराइच जिले में ज्वाइन करिए, आप लखनऊ में ज्वाइन करिए, आप कोटा में ज्वाइन करिए, आप दिल्ली में, इलाहाबाद में, कहीं भी ज्वाइन करिए, बट जहां भी ज्वाइन करिए बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए, लग के पढ़ाई करिए। सिलेक्शन टीचर्स नहीं कराते हैं, सिलेक्शन बच्चे का स्वयं होता है जब बच्चा डेडिकेट होकर पढ़ाई करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सोचता हूं कि इस तरह के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपके मन में कुछ और भी सवाल होंगे तो आप कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।